Hello everyone, welcome to an academy. Topic for today is National Green Tribunal. मेंस में टॉपिक दिया हुआ है एंड अच्छे चांसेस हैं कि मेंस में इससे कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 मार्क्स में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं हम वो कवर करेंगे, साथ ही साथ 5 मार्क्स में किस तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं विल बी कवरिंग दैट स्ट्रैटेजी हम देखते हैं। बिफोर वी बिगिन यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यूजिंग माई कोड टॉप MPPSC। आपको इससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली एक डेफिनेशन बेसिकली पूछी जा सकती है। 3 मार्क्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या सिंपली NGT। आपसे इस तरीके से एक वर्ड दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी कानून के तहत वो बॉडी बनाई गई है और एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। स्पेशलाइज्ड बॉडी का मतलब इसको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में स्पेसिफिक नॉलेज है, स्पेशल टॉपिक से डील करती है, जो कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है। ठीक है, तो जिस एक्ट के तहत NGT बनाया गया था वो एक्ट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। 2010 का एक्ट है। ओके, 2010 के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत ये बनाया गया और इसका रीजन था क्यों बनाया गया इसको बनाया गया ताकि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी केसेस रहते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड केसेस मतलब बहुत सारे एक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, पोल्यूशन का कोई भी दूसरा जिस तरीके से भी एक्ट होते हैं, उनका जब भी वायलेशन होता है, कोई भी पर्सन होता है या कोई भी कंपनी होती है उन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसकी अपील होती है, उसका केस होता है। तो उस केस के फास्ट डिस्पोजल के लिए, क्योंकि आपको पता है जुडिशरी में केसेस बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, तो उन केसेस का इफेक्टिव और एक्सपेडिशियस डिस्पोजल हो, फास्ट डिस्पोजल हो, जल्दी से निपटारा हो केस का, तो जल्दी से उन केसेस को निपटाने के लिए, उनका निपटारा करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, और उसके तहत बॉडी बनाई गई NGT, जिसका सोल पर्पस है एक्ट केसेस को खत्म करके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंश्योर करना। ठीक है, फॉरेस्ट और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारी एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, सो इट इज़ अ वॉच डॉग, आप एक टर्म यूज कर सकते हैं, एक वॉच डॉग है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का इंडिया में। ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का वॉच डॉग है ये। एक चीज, एक फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि जितने भी वर्ल्ड में नेशंस हैं, तो इंडिया 3rd नेशन बना जिसने इस तरीके की एक बॉडी स्टैब्लिश की, एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल। स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करने वाली इंडिया 3rd कंट्री बनी। सिर्फ 2 और डेवलप्ड कंट्रीज में है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया ने ही इसको एक स्थान दिया अपने स्टैट्यूट में। ओके, और अगर डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो इंडिया फर्स्ट डेवलपिंग नेशन है, बिकॉज बाकी दो डेवलप्ड नेशंस हैं। फाइन, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी NGT के सामने केसेस आते हैं उनका डिस्पोजल NGT को 6 महीने के भीतर करना पड़ता है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट। तो 6 महीने के भीतर इनको करें। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैंडेट फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। द आंसर वुड बी 6 मंथ्स। ये आपको याद रहना चाहिए। अगेन, NGT की बेंचेस कहाँ कहाँ हैं, किस किस जगह पे NGT बैठता है, तो देयर आर 5 बेंचेस। दिल्ली में है जो इसकी प्रिंसिपल बेंच कहलाती है, मेन बेंच। उसके साथ साथ आप मध्य प्रदेश में है तो भोपाल आपको पता होना चाहिए, भोपाल में NGT के बेंच है। साथ ही साथ पुणे, कोलकाता और चेन्नई में 4 और बेंचेस मिला के टोटली 5 बेंचेस हैं NGT के। स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ट्राइब्यूनल के एक चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। जुडिशियल मेंबर्स मतलब कहीं ना कहीं जुडिशरी से वो जुड़े हुए हैं, कहीं के जज रहेंगे वो एक्सपर्ट्स, और कुछ एक्सपर्ट मेंबर रहेंगे जिनको एनवायरनमेंट के फील्ड में दक्षता प्राप्त रहेगी, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस सब फील्ड में उनको एक्सपर्टीज होगा, तो वो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। हम आगे देखते हैं कि कितने कितने मेंबर्स की लिमिट बनाई गई है। तो ऑफिस इन मेंबर्स का होगा 5 ईयर्स का, 5 ईयर का टर्म होगा, और दोबारा अपॉइंट होने के लिए ये एलिजिबल नहीं होंगे, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। दोबारा एक बार कोई NGT का मेंबर बन गया तो दोबारा वो सदस्य नहीं बन सकता। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पार्शियलिटी ना हो, किसी फेवर से गाइडेड ना हो। वो एक बार बन गया तो दोबारा उनको चांसेस नहीं दिए जाते हैं। इस तरीके से न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाती है, बायस नहीं होते मेंबर्स। ठीक है, चेयरमैन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो CJI हैं उनके कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब ऑब्वियसली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक नेशनल बॉडी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे ही इसका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। उसके बाद कुछ एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उस सिलेक्शन कमेटी से जुडिशियल मेंबर जो हम बात कर रहे थे और एक्सपर्ट मेंबर, इनकी नियुक्ति की जाती है। मिनिमम 10 मेंबर्स इसमें होने हैं,
मैक्सिमम 20 मेंबर्स होने हैं, मतलब मिनिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं एनजीटी में चेयरपर्सन के अलावा, और मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं चेयरपर्सन के अलावा। सो ये भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है आपसे, मतलब मेंस में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ एनजीटी। तो मिनिमम स्ट्रेंथ 10 मेंबर्स की होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 20 मेंबर्स की होती है प्लस चेयरपर्सन। ओके, पावर्स देख लेते हैं कि इसके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो जितने भी द ट्रिब्यूनल हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल द सिविल केसेस, ऑब्वियसली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में जो केसेस फाइल होते हैं वो सिविल केसेस ही होते हैं, क्रिमिनल नेचर के यूजुअली नहीं होते हैं। तो सिविल केसेस जितने भी होंगे जिसमें एनवायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन लगा हुआ है तो वो सारे केसेस के ऊपर इसका ज्यूरिसडिक्शन होता है। ओके, ऑल सिविल केसेस विच आर इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, एडजुडिकेटरी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब किसी एक्ट के तहत बनाई गई बॉडी जो डिसीजंस लेती है। तो इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि कंप्लेंट, इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज की कंप्लेंट सीधे उस बॉडी पे अगर फाइल कर सकते हो आप तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। लाइक स्टेट और स्टेट का अगर कभी भी कोई इशू होता है, दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो डायरेक्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हो। ओरिजिनली उसको हियर करता है, वो फर्स्ट हियरिंग वहीं पे होती है। तो उसी प्रकार एनजीटी में भी एनवायरमेंटल वायलेशन का कोई भी केस हम सीधे फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि एक अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी इसके पास है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर अपील के द्वारा भी केसेस एनजीटी सुनता है। तो एनजीटी दो तरीके के केसेस सुनता है, ओरिजिनली भी सुनता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है इसके पास, और साथ ही साथ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है। ओके, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। उसके बाद इस आपने कभी भी देखा होगा जितने भी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज बनाए जाते हैं, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो, या सिविल राइट्स के तहत या ST SC एक्ट के तहत कोई भी जो बॉडी बनाई जाती हैं जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडीज, उनको हमेशा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC फॉलो करना पड़ता है 1908 का। बट एनजीटी बाउंड नहीं है, ये बाध्य नहीं है कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता इसको फॉलो करे। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ CPC को फॉलो नहीं करने का मतलब है CPC में कुछ नियम कानून दिए हुए हैं कि अपीलेंट को इतने दिनों का मौका देना है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, आंसर लेने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा। कोर्ट में जो प्रोसेस चलता है उसका एक तरीका दिया हुआ है, उसको फॉलो किया जाता है। बट एनजीटी बाध्य नहीं है कि उस तरीके को फॉलो करे, वो अपने हिसाब से चीजों को नेचुरल जस्टिस, ओके, नेचुरल जस्टिस ऑडी आर्टम पार्टम का जो प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करते हुए केसेस को डील कर सकता है। इसका उद्देश्य ये होता है, मेन उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, पहली चीज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा एक प्रिंसिपल होता है कि पॉल्यूटर पेज, मतलब जिसने पर्यावरण को हानि पहुंचाई है उसी को दाम उसका चुकाना पड़ेगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये रिलीफ और कंपेंसेशन दे सकता है, अगर कहीं पे किसी को नुकसान हो रहा है तो रिलीफ और कंपेंसेशन दिलवा सकता है एनजीटी। रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, अगर कोई प्रॉपर्टी का डैमेज है तो उसको यथास्थिति उसकी बनाए रखने के लिए आदेशित कर सकता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर सच एरिया और एरियाज, अगर कोई एरिया पर्यावरण के डिस्टर्ब हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं या कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसकी स्थिति पुरानी स्थिति के रूप में रेस्टिट्यूट करने के लिए, रेस्टिट्यूशन के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है सिविल कोर्ट की डिक्री या सिविल कोर्ट का ऑर्डर बोल दें अगर सरल भाषा में, तो इसके जितने भी ऑर्डर हैं वो एक डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट की जितना महत्व रखते हैं। फाइन, अगर आप इसके ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते हैं तो मैक्सिमम आपको 3 साल की सजा हो सकती है, 10 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है। दीज थिंग्स हैव टू बी रिमेंबर्ड। सजा मैक्सिमम 3 साल तक हो सकती है, फाइन मैक्सिमम 10 करोड़ तक का हो सकता है, या दोनों हो सकता है आपको। ओके, इसके अगेंस्ट जो अपील्स होती हैं, एनजीटी के डिसीजंस के अगेंस्ट जो अपील होती हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट में नहीं जाती। टाइम लिमिट जो एक लिमिटेशन एक्ट से है वो है 90 डेज, 90 दिन के भीतर आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कोई भी एक्ट के डिसीजन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है। ये सारे एक्ट्स हैं जिनके लिए कंप्लेंट की, ये सारे एक्ट्स कवर होते हैं। 7 एक्ट्स हैं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट्स कवर होते हैं। ठीक है, अगर कोई वायलेशन हुआ तो इन एक्ट में से किसी भी एक्ट का वायलेशन हुआ तो आप सीधे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेंथ्स आपको 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं मेंस में कि व्हाट आर दी स्ट्रेंथ्स और व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हो आप। या इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ हैज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रूव्ड इट्स वर्थ
थ्रो लाइट ऑन द वर्किंग ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाउ इज इट बेनिफिशियल, एडवांटेजेस। तो इस तरीके के क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपको कम से कम ये 5 पॉइंट लिखना है कि एक क्रिटिकल प्लेयर बन गया एनवायरमेंटल रेगुलेशन के फील्ड में, ठीक है। जुडिशरी का बर्डन कम कर रहा है क्योंकि केसेस को ये खुद डील कर लेता है। यहाँ की प्रोसेस क्योंकि सीपीसी वगैरह फॉलो नहीं करता, तो कम फॉर्मेलिटी है, सस्ते में आपको न्याय मिल जाता है और फास्टर जस्टिस डिलीवरी होती है। एनवायरनमेंट के डैमेज को ये कम कर रहा है अपने डिसीजंस के द्वारा, और जजमेंट्स जो हैं थोड़े इंडिपेंडेंटली लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि चेयरपर्सन और जो दूसरे मेंबर्स हैं वो दोबारा एलिजिबल नहीं होते। कुछ आपको इसके सामने के चैलेंजेस देख लेने हैं कि कुछ एक्ट्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, SC एरियाज में जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो वाले उनके लिए जो एक्ट बनाया गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, वो सब इसके एम्बिट में नहीं आता। एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमेशा एक एनवायरनमेंट वर्सेस पॉल्यूशन का डिबेट होता है, तो वो हमेशा रिपरकशंस बोला जाता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई डिसीजन लेता है उससे एनवायरनमेंट ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, सॉरी, इसके डिसीजंस की वजह से। फाइन जो लगाता है कंपेंसेशन के लिए, उसमें कोई फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच नहीं अपनाई जाती, तो कभी किसी को ज़्यादा फाइन लगा दिया जाता है, कभी किसी को कम फाइन लगा दिया जाता है, थोड़ा रैशनल नहीं है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है इसका। और साथ ही साथ क्योंकि लोग कम हैं, बॉडी 5 जगह पे ही केंद्रित है, तो फिर पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई करना चाहिए और फाइनेंशियल रिसोर्सेज सप्लाई करना चाहिए, कुछ बेंचेस को बढ़ाना चाहिए। सो दीज आर दी चैलेंजेस। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पोस्को जो स्टील मेकिंग कंपनी है, उड़ीसा में इसका प्लांट आने वाला था, तो इसको इसने सस्पेंड कर दिया था। मांझा जो आपने सुना होगा, मांझा बनाने का डिसीजन इसने कैंसिल करवा दिया था। मांझा बनना हानिकारक है बच्चों के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी, तो उसको इसने बैन किया था। दिल्ली में 10 साल के लिए जो ट्रक्स 10 साल पुराने हो जाते हैं वो पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को, तो उनकी रनिंग को बैन कर दिया था एनजीटी ने। आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर फाइन लगाया हुआ है इन्होंने। 50 माइक्रोन से कम थिकनेस वाले जो पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स, उन पे बैन लगाया हुआ है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डिसीजंस, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं एनजीटी के। दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर स्टडिंग एनजीटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।